Good morning, kids. Welcome to the last, we can say, point of your first lesson, Principles of Management. जो लेसन हमने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये उस लेसन का लास्ट वाला पॉइंट है. चलिए डिस्कस करते हैं. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी. इससे पहले हमने देखा हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और हमारे वी कैन से एक मैनेजमेंट थिंकर है जिन्होंने अपनी थियोरी प्रेजेंट की है कि उनके हिसाब से या उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी के हिसाब से मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है. उनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी. चलिए स्टार्ट करते हैं टेलर जी के बारे में कुछ बातें. If we talk about Taylor, now 1856 to 1915. He was an Taylor was an American who started his career as a machinist in Midway Steelworks, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress rose to the position of chief engineer. He introduced his observations and experiments based on scientific data. Taylor's approach towards management is termed as scientific management. For his contribution in development of management thought, he is known as the father of scientific management. Father of scientific management. Okay, Taylor's management theory is based on scientific experiments. This theory involves the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. According to Taylor, problems should be solved by scientific techniques rather than the rule of thumb and we can say and a trial and error approach. Definition of scientific management by Frederick Taylor. Scientific management consists of knowing what you, we can say that is management, want men to do exactly and seeing it that they do in the best at the cheapest manner. चलिए अगर हम लोग बात करते हैं टेलर जी की, तो टेलर जी के हिसाब से क्या होता है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनके हिसाब से क्या होता है. सबसे पहले बात अगर करते हैं, ये रही उनकी डेट ऑफ बर्थ. 1856 में वो बॉर्न हुए और ही डाइड इन 1915. यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है. नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया था, अगर हम लोग इनके करियर की बात करते हैं तो ये एक वी कैन से मैकेनिक बोल के एक कंपनी में ज्वाइन हुए थे और बाद में उनके कैलिबर, उनके पोटेंशियल्स, उनके वर्क को देखते हुए उनको एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट दे दी गई. अब उन्होंने उनके जो भी वर्किंग पीरियड था उनका या जो भी उनका लाइफ एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक वे में सॉल्व करने की कोशिश करते, या वो बताते हैं कि मैनेजमेंट जो है इसे रूल थम या वी कैन से इसे रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू ऑपरेट ना करते हुए इसे साइंटिफिकली अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते, ट्राई करते, तो वो मच बेटर होगा या वो वैलेंट गुड होगा. नाउ दैट्स व्हाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड और नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर हम लोग बात करते हैं हेनरी फ्योल की, उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. बात अगर करते हैं टेलर जी की, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू हिम जितने भी मैनेजरियल इश्यूज होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सभी को हम लोगों ने साइंटिफिकली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना. रूल थम या अलग वेज से जाने से बेहतर ये बोलते हैं उन्हें साइंटिफिकली अगर हम लोग सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. चलिए देखते हैं कि इनके हिसाब से वी कैन से इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हो जाने चाहिए एंड ऑल. लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल्स. Principles of scientific management. स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रिंसिपल जो है इसका वो तो है, या फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ इट इज
Science, not rule of thumb. Let's start. In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be submitted with the methods developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on personal judgments of the manager. Taylor insisted upon scientific method for every small work. This principle is concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and errors method. Standard required time and standard output should be defined by the manager. This will help in saving time and human energy and will result into expected standard output. According to Taylor, even a small production activity like loading iron sheets into box cars can be scientifically planned. चलिए बात अगर करते हैं हमारे टेलर जी की, अकॉर्डिंग टू हिम क्या है ना कि रूल्स रेगुलेशंस या थंब रूल लगाने के साथ में जो काम है वो इतने परफेक्टली नहीं हो पाएंगे. अकॉर्डिंग टू हिम इनका मानना यह है कि फॉर एग्जांपल स्टील के कुछ रॉड्स है, स्टील के कुछ रॉड्स है, कुछ शीट्स है, रॉड्स नहीं शीट्स, स्टील के कुछ शीट्स है, उन शीट्स को कार के बॉक्सेस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि 1 महीने में आप इसे ख़त्म कर दो, 2 महीने में आपने ये कंप्लीट करना ही चाहिए. ये उनके पीछे वी कैन से रेस नहीं लगा देनी है, एक टाइम लिमिट नहीं दे देनी है कि इतने टाइम में कंप्लीट करो ही करो, अदरवाइज ये होगा वो होगा एंड ऑल. अकॉर्डिंग टू हिम ये क्या बोलते हैं, चीज़ों को साइंटिफिकली ट्राई कीजिए. जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इस काम को आप 1 महीने में कंप्लीट कर लो, वो क्या करते हैं, इस काम को करने के लिए बोलते हैं पूरे अपने पोटेंशियल्स एफर्ट्स एवरीथिंग लगा दो, इस काम को करो. ये काम लगने के लिए अगर आपको 1.5 मंथ भी लग जाते हैं, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि देखिए ये जो आधा महीना हमने एक्स्ट्रा लगा लिया है ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी है. तो विल डू वन थिंग कि विल रिड्यूस वी कैन से जितना भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स हमने किया था जिसकी ज़रूरत नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप लेस कर दो और उसके बाद उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके ऊपर सोच विचार कीजिए और फिर काम को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश कीजिए. यही हो जाता है इनके हिसाब से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि चीज़ों को वी कैन से दूसरों के ऊपर लादने से बेहतर ये है कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करके देखा जाए कि एग्जैक्टली वो काम कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव किया जा सकता है. ये था इनके हिसाब से फर्स्ट प्रिंसिपल. आइए दूसरा प्रिंसिपल चेकआउट करते हैं. The second one is harmony, not discord. चलिए, according to this principle, there should be harmony between the employees and management. This coordination will help in minimizing conflicts between them. Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating a healthy work environment for achieving the desired goal, that is success. Organization should think about maximum prosperity of employees also. If we talk about harmony, harmony को मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ coordination, इसे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे mutual understanding. चलिए, if we talk about harmony not discord, harmony peace या we can say coordination और mutual understanding की अगर हम लोग बात करते हैं तो all these things या we can say the group of all these things will result in achieving desired target. We can say desired target within we can say given period of time, और जो भी सबका एक पर्टिकुलर टारगेट है वो बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा. वाई? बिकॉज लोगों में कोऑर्डिनेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से उनके बीच में अब झगड़े नहीं हो सकते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो सकती है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मतलब यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो सकती है. अंडरस्टैंडिंग अगेन आई एम रिपीटिंग, हार्मनी का मतलब हो जाता है बच्चों कि एक कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, टॉप लेवल, लो लेवल,
आई एम सॉरी, टॉप, मिडिल एंड लो लेवल, तीनों टाइप के लोग काम करते हैं। इन लोगों में क्या होना चाहिए, इन लोगों के अंदर ये होना चाहिए, सभी का टारगेट तो एक ही है कि कंपनी को ज़्यादा वी कैन से प्रॉफिट अचीव करके देना है ना। ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग सिंगल और प्राइम एम इन देयर माइंड्स, दैट इज टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नाउ हार्मनी का मतलब क्या हो जाता है कि उन सभी के बीच में क्या होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर कोई, सभी का टारगेट एक ही है, तो क्यों ना साथ मिलकर काम करें, यूनिटी, टीम वर्क, क्यों ना सब लोग एक साथ, लेट्स वर्क टुगेदर, क्यों ना सब मिलकर एक साथ काम करें। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने वाले थे नियर फ्यूचर में, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती थी, ये सारी चीज़ें अब क्या होगी, क्रिएट ही नहीं होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, काम एकदम स्मूथली चलेगा और जितना भी ड्यूरेशन उन्होंने सेट कर रखा है ऑलरेडी, उतने ड्यूरेशन में या उससे कम टाइम में ही उनका काम कंप्लीट हो जाता है। ये हो जाता है मेरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये हो जाता है हमारे टेलर जी की ओर से। दूसरा प्रिंसिपल, बात करते हैं थर्ड वाले प्रिंसिपल की, दैट इज mental revolution. The third one is mental revolution. चलिए स्टार्ट करते हैं। Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focuses on change in the attitude of employees and management toward each other. Both should realize their equal importance in organization. They should give full cooperation for achieving goal of organization. This will increase productivity and profits. Yes, mental revolution. Yes, guys, as I told you, कि conflicts या we can say misunderstandings, ये दो चीज़ें अगर कंपनी में नहीं है ना, अगर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट जैसी बातें है ही नहीं कंपनी में, जिसकी वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंड्स क्या है, फ्री है, किसी के भी माइंड में किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई संकट नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग स्मूथली काम करते, फ्रीली काम करते हैं, है ना, एज दे आर नॉट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स और एनी टाइप ऑफ मिसकन्फ्यूजन्स, misunderstandings in their minds. That's why they are working in a, we can say, smooth flow. एक फ्लो में वो लोग काम करते हैं बहुत अच्छे से। ये हो जाता है मेरा मेंटल रेवोल्यूशन। और जितने अच्छे से स्मूथली या वी कैन से मेंटली प्रिपेयर्ड होके वो काम की तरफ फोकस करते हैं, उतना अपने पोटेंशियल्स, उतना अपना कैलिबर, उतना अपना बेस्ट वो वर्क में दे पाएंगे और उतना ही कंपनी को प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। चलिए, ये तो था मेरा थर्ड पॉइंट। आ रहा है समझ में कि टेलर जी किस हिसाब से सोचते हैं साइंटिफिकली। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। द फोर्थ वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चलिए, द फोर्थ वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employees and management. Due to cooperation, trust, team spirit, etc., internal competition will turn into healthy working environment. Management should always consider the suggestions given by employees in decision making process. Employees should be treated as an integral part of the organization in all respects. At the same time, employees should resist themselves from going on strikes and making unnecessary demands from management. They should treat each other as two pillars of organizations. चलिए बात अगर करते हैं एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट। ओके, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट, these are the two strong pillars. Okay, these are the two strong pillars of any organization. मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा आपका ओनर, आपका मालिक, और एम्प्लॉयज मतलब दोज हु आर वर्किंग, जो वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं
एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये दो मेन पिलर्स होते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट चाहिए जो सैलरी देगी या जो पूरा ऑफिस अरेंज करेगी, साथ में एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। सिर्फ मैनेजमेंट का रह के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स ना हो, एम्प्लॉयज़ ना हो। नाउ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, दीज आर दी टू स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स की, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को हर डिसीजन में इन्वॉल्व करना चाहिए कि वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन या वॉट एवर डिसीजंस दे वांट टू टेक फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए या उनकी भी एडवाइजेस, उनकी भी राय लेनी चाहिए, सो दैट इन लोगों को भी फील होगा कि अरे कंपनी का मैनेजर कितना अच्छा है या कंपनी के हमारे बॉस कितने अच्छे हैं। जो भी कंपनी के लिए वी कैन से फैसला लेना होता है या डिसीजन लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमें भी इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए ये लोग क्या करेंगे और मन लगाकर काम करेंगे। और अगर मैनेजमेंट उन्हें छोटे छोटे डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं करेंगी, फिर ये लोग बोलेंगे छोड़ो ना, वो मैनेजमेंट का लुकआउट है, इससे हमें क्या लेना देना। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, फिर एम्प्लॉयज़ जाते हैं स्ट्राइक्स के ऊपर, लॉकआउट्स के ऊपर, और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। अगर ये उन लोग, वीकेंड से हर एक चीज़ क्या होती है ना बच्चों, गिव एंड टेक होती है। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे वो भी रिस्पेक्ट देगा, आप नहीं दोगे वो क्यों देगा, बिल्कुल नहीं देगा। सेम वे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन या वी कैन से ग्रुप एफर्ट जो होते हैं वो किसी अकेले की वजह से नहीं होते, वो एक पूरे ग्रुप के साथ में होता है, सभी को इकट्ठे मिलाने के बाद में। ठीक है, ये हो जाता है मेरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं। डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। Proper division of work should always be accompanied with division of responsibilities between the managers and employees. Major planning is done by the top and the middle management authorities, whereas employees are concentrating on its execution. The reporting is done as per the instructions given by their superiors. Managers should always help, encourage, and guide the employees. It helps for best performance of managers as well as employees. चलिए, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट्स ओके कि ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मैं हमेशा से बताती हूँ, टॉप, मिडिल और लो, तीन प्रकार के लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब क्या होता है, बात अगर करते हैं हम लोग काम की, तो टॉप लेवल वालों के पास में बहुत वी कैन से बड़े बड़े काम रहेंगे, मिडिल लेवल वालों के पास थोड़े कम, लो लेवल वालों के पास एकदम लो लेवल का काम रहेगा। अब ये जो है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को काम डिवाइड करके दिया है और एज पर दैट दे आर गेटिंग देयर सैलरीज। टॉप वाले लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, इन दोनों से काम करवा के लेना है। मिडिल वालों को क्या है, इनसे काम करवा के लेना है। इन शॉर्ट इनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, इनका उनसे थोड़ा कम, इनका उनसे थोड़ा कम, उसी के बेसिस पे इन लोगों को सैलरीज भी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों ने क्या करना चाहिए, एक दूसरे को इक्वल इंपॉर्टेंस देने चाहिए। इफ वो लोग इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, फिर उसकी वजह से वही इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे कि आप मैनेजर हो इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो, आप लो लेवल के हो इसलिए आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, एंड ऑल। द थिंग इज, एज दे आर वर्किंग इन वी कैन से वन ऑर्गेनाइजेशन या अंडर सिंगल रूफ, दैट्स वाई दे हैव टू एक दूसरे से अच्छे से बात करो, क्लियर करो, इश्यूज सॉर्ट आउट करो, या जो भी है। ये हो जाता है हमारा कि मैनेजर और लो लेवल ये दोनों के बीच में भी रिलेशन कैसे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। गुड और हेल्दी रिलेशंस इन लोगों में बिल्डअप होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर लेसन, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। द सेवेंथ वन इज development of employer and employees for greater efficiency,
greater efficiency and maximum prosperity. चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। स्टार्ट करते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस of any organization always depends on the skills and capabilities of its employees to a great extent. Thus, providing training and development programs to the employees whenever required is very essential. It ultimately affects the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. बात करते हैं। चलिए, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सक्सेस है, जो भी ग्रोथ है या जो भी प्रॉफिट वो पर्टिकुलर कंपनी अचीव कर रही है, ये सारा क्रेडिट या ये सारा श्रेय किसको जाता है? वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को जाता है, उसका पूरा के पूरा क्रेडिट, उसका पूरा के पूरा श्रेय। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। अब क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर की डेवलपमेंट हो रही है। एम्प्लॉयर का मतलब हो जाता है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एम्प्लॉयर ये हो जाता है आपका ओनर, और एम्प्लॉय अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है बच्चों वर्कर या एक काम करने वाला बंदा। बात अगर करते हैं कि कंपनी में जो भी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, या जो भी पैसे ये एम्प्लॉयर अर्न कर रहा है, जितना भी प्रॉफिट इसे मिल रहा है, उसके पीछे एग्जैक्ट मेहनत किसकी है? एग्जैक्ट मेहनत उसके पीछे है इस एम्प्लॉय की, इस वर्कर की। अब उस पर्टिकुलर बंदे को, इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, उसके लिए अच्छे अच्छे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स बनवाना, उसको और इनोवेटिव या वी कैन से एडवांस्ड टेक्निक्स उसको सिखाना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? उसके एम्प्लॉयर की, उस कंपनी के मालिक की। क्यों? क्योंकि जितना जितनी ट्रेनिंग, जितने अच्छे अच्छे टेक्निकल उसको प्रोग्राम्स ये एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को सिखाएगा, वो बंदा और अच्छे से काम करेगा। उसे ऑलरेडी तो काम आता ही है, वो और अपना मन लगा के वी कैन से और एफर्ट्स लगा के काम करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। इस ओनर को फॉर एग्जाम्पल पहले 100 रुपीज़ मिलते थे, नाउ द पर्सन इज गेटिंग 200 रुपीज़ वी कैन से विद इन अ मंथ। बट ऑफकोर्स अगर उस एम्प्लॉयर की डेवलपमेंट हो रही है तो साइमल्टेनियसली या वी कैन से अगर ऑन दी अदर हैंड साइड हम देखें तो इस एम्प्लॉय को भी, जैसे कि इस एम्प्लॉय का उसमें बहुत ही मेन रोल था, इस एम्प्लॉय को भी भरपूर पैसे मिल जाएंगे उसमें, या इस एम्प्लॉय की भी क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है या डेवलपमेंट हो जाती है। नाउ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, यस, हर कोई क्या करता है? अपने पूरे एफर्ट्स वी कैन से प्रेजेंट करता है, पुट करता है। एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि मेरी कंपनी में मैंने, हियर आई एम राइटिंग, मेरी कंपनी में मैंने 100 रुपये लगाए हैं, अज्यूम करते हैं, कैसे मैं उस 100 रुपये के 200 बना लूँ, 300 बना लूँ, 1000 बना लूँ। इस 100 को 1000 में या 300 में कन्वर्ट करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वर्कर्स की। अगर वर्कर आपको साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ये काम किसका बनता है बच्चों? एम्प्लॉयर का, यानी ओनर का, कि उसका खुद का तो भला हो रहा है, उसकी तो ग्रोथ हो रही है, साथ में ही वो आप वी कैन से उसकी कंपनी में जो भी वर्कर्स हैं, जितने भी काम करने वाले, वो उन्हें प्रमोशन दे, उनकी सैलरीज इंक्रीज करे, और उनके वी कैन से जितने भी उनको गिफ्ट्स है, रिवॉर्ड्स है, बोनस है, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्हें दे कि जिसकी वजह से वो लोग और खुश होते चले जाए और बहुत अच्छे से काम करें। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस लेसन में हमने ये देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है? हाउ टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, लेकिन दूसरों से काम तो करवा के लेना है, लेकिन कैसे करवा के लेना है? बहुत ही वी कैन से स्मूथली या बहुत ही अच्छे से बात करते हुए। रूडली बात करोगे तो नो वन विल वर्क फॉर योर कंपनी या इन योर कंपनी। तो ये सब कुछ हमने देखा। इसके बाद में हमने कुछ थियोरीज चेकआउट की। थियोरीज में हमने देखी, सबसे पहले हमने देखा हेनरी फ्योल की थ्योरी देखी, एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी। उसके बाद में हमने देखा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी, और
बस अब इसके अंदर इसके कुछ टेक्निक्स है जो कि आपके सिलेबस से कट किए हुए हैं। अगले लेसन से अगले लेक्चर से हम लोग सेकेंड वाला लेसन स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस लेसन में जो भी डाउट रहेगा वो लोग आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।